वो बात ना यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। वहां पे तो सिर्फ मेरे हस्बैंड ने सुना था कि मैंने उसको रोते हुए बोला, कोई और था ही नहीं। बाद में मैं घर आ गई, मैं रो रही हूँ, घर पे भी पड़े पड़े सिर्फ रोए जा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे तकलीफ में देख रहे हैं, पापा थोड़ा गुस्सा होकर मुझे ये बोले, जो बात मैंने मेरे हस्बैंड के घर में उसको बोला था, उसका जवाब मेरे घर में मेरे पापा दे रहे हैं। बॉडी के किसी पार्ट में अगर कैंसर हो जाता है ना, तो उस कैंसर वाले पार्ट को काट के, ऑपरेशन करके काट के निकाला जाता है ताकि जिंदगी बचे। समझी लड़की, ये मेरे पापा ने मुझे समझाया था। मैं तब सोच रही हूँ, मैंने तो ये बात हस्बैंड को बोला था, मेरी बॉडी का एक पार्ट बन चुके हो तुम, काट के निकालो तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे दर्द होगा। इसका जवाब मेरे पापा मेरे घर में दे रहा है, ये क्या बात है। मासी को पलकों पर बिठा के जिंदगी भर रखे थे, इतना प्यार करते थे। वो मासा की जब डेथ हो गई, तब मासी को जब मैं देख रही हूँ तो जी रहे हैं, अच्छी खासी मेरी मासी जी रही है। तब मैं उठ के खड़ी हुई। जब इतना प्यार करने वाला पति मरने के बाद मासी जी सकती है, ये दगाबाज, धोखेबाज, चीटर के लिए मैं क्यों रोऊं, क्यों तड़पूं, क्यों खुद को खत्म करूं। तब ये हिम्मत खुद से मैं जुटाई और उठ के खड़ी हुई। ये 2017 की बात है। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, कोई फीमेल अगर इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट है, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब लाइवलीहुड के लिए, स्पेशली रोटी कपड़ा मकान, जो 3 बेसिक नीड्स है उसके लिए, तो वो वुमेन स्ट्रांग है ना। फिर भी अगर कोई औरत सुइसाइड करती है इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के बाद भी, वजह इन लॉज और हस्बैंड इतना ज़्यादा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अब्यूज़ करते हैं हस्बैंड और इन लॉज, कि सुइसाइड करना पड़े एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट फीमेल को। तो इसके लिए जिम्मेदार तो सबसे पहले इन लॉज और हस्बैंड है ही, लेकिन जहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए वहाँ से जब सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो वो लोग भी जिम्मेदार होते हैं सुइसाइड के लिए। कौन है वो लोग? पेरेंट और समाज। पेरेंट्स को साथ देना चाहिए ऐसे मोमेंट पर लड़की के, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं सह लो, एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, कहते हैं। जबकि मेरी माँ ने ऐसा नहीं कहा था। मैं यूजुअली बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ। बेटी का घर बसा बसाया रहे, इसके लिए लड़की वाले कोशिश करते हैं कि बेटी भले ही मार खाए, गाली खाए, ताना सुने, कितना भी टॉर्चर हो, लेकिन सह लो ताकि तुम्हारा घर ना टूटे, ताकि समाज में लड़की पर उंगली ना उठाया जाए, समाज में बेइज्जती ना हो। ये सोचते हैं लड़की वाले। भले लड़की की अर्थी निकले चलेगा, लेकिन जो पेरेंट्स ने लड़की की अर्थी निकलने के बाद, लड़की सुइसाइड करने के बाद पुलिस में जाते हैं FIR करने, कंप्लेंट करने, जो भी करने, वो अगर लड़की जिंदा रहते जाते, लड़की ने तो बोला होगा कि ससुराल में ऐसी ऐसी तकलीफें दी जा रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लड़की अपने पेरेंट्स को बोलेगी नहीं, लेकिन माँ बाप वही बोलते हैं सह लो। और आखिर में क्या होता है? बेटी की अर्थी निकलते हुए माँ बाप देखते हैं। कितने अभागा होते हैं वो पेरेंट्स जो बेटी की अर्थी निकलते हुए देख रहे हैं। और गलती उनकी खुद की भी है, रिस्पॉन्सिबल वो लोग खुद भी है। जब मेरा ऐसा टाइम था, जब मैं ससुराल में टॉर्चर हो रही थी, मेरी माँ ने और मेरी कज़न ने मुझे वीडियो कॉल किया और बोला छत पे जाओ, ज़रा उजाले में जाओ, थोड़ा खुली हवा में जाओ, ऐसे अंदर रूम में पड़े रहोगे बेड पर तो और ज़्यादा ये हो जाएगा। मतलब इमोशनली तो मैं बहुत लो फील कर ही रही हूँ और फिजिकली भी लो फील कर रही हूँ, इसलिए उन लोगों ने बोला छत पर जाओ। अब मैं छत पे जाके टहल रही हूँ, वीडियो कॉल पे वो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी कज़न और मेरी माँ। मैं कहाँ देख रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं। मैं यहाँ से वहाँ टहल रही हूँ, वीडियो कॉल पे वो लोग मुझे देख रहे हैं, पर मेरी नज़र उनकी तरफ नहीं है। मैं कहीं खोई हुई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस जगह से निकालो, मुझे इस तकलीफ से निकालो, मुझे ये सिचुएशन से निकालो, कोई मुझे इस तकलीफ से निकालो। मैं बस वो फील कर रही थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से कोई आके लेके जाओ। वो टाइम पे मेरी माँ ने बोला तू निकल आ, तुझे वो सब झेलने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरी होनहार बेटी है, तू जिंदा रहेगी, मेरे आंखों के सामने घूमेगी फिरेगी ना, वो देख के मुझे तसल्ली रहेगी। बाहर में जाए ससुराल और बाहर में जाए वो लोग। तू वो लड़की है जो कमाएगी, कल से मुंबई जाके कमाना स्टार्ट कर सकती है, अपनी ज़िंदगी शान से जी सकती है। इनफैक्ट तो जी रही थी शादी से पहले अपनी ज़िंदगी अच्छे से।
तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरी बेटी ज़िंदा रहनी चाहिए, तो निकल वहाँ से। और जब मैं वहाँ से निकली, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि पहले, मम्मी ने और बाकी लोगों ने भी, जो भी लोग फ़ोन पर थे, ये बोला कि पहले पुलिस स्टेशन जाओ, लोकल पुलिस स्टेशन किधर है उधर ढूंढो, पूछो लोगों को, पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेंट करके फिर आना। तो मैंने वही किया था। वहाँ से निकलने के बाद मैंने लोकल लोगों को पूछा कि यहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन किधर है। फिर मैंने वहाँ का वो व्हीकल जो है, पब्लिक व्हीकल, वो पकड़ के पुलिस स्टेशन गई, रिपोर्ट किया, सारी बातें बताई। उसके बाद मैं फिर कज़न के घर में गई। मेरी मम्मी का फुल सपोर्ट था। ऐसे सपोर्ट हर लड़की के साथ, जो लड़कियाँ इस तरह की चीज़ें झेलती हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन बन के जो लोग साथ रहें, उनको साथ रखो। जो लोग आपकी ज़िंदगी के लिए जहर बने, उनको दफ़ा करो, कोई भी हो। और ये समाज में भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। किसी को सताओ मत। ऑलरेडी एक लड़की जब ससुराल में सताई हुई होती है ना, उसके अंदर इतनी तकलीफ़ें चलती हैं, वो मुझे मालूम है। इनफैक्ट मैं बोलूँ, टच वुड, आई एम लकी दैट आई बिलोंग फ्रॉम मुंबई। मुंबई में ये सब तकलीफ नहीं है। मुंबई का समाज ऐसा नहीं है। पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है, या बोला होगा या नहीं भी बोला होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोगों ने, इनफैक्ट मेरे कुछ रिश्तेदारों ने भी सामने से जो टॉन्ट किया था ना, कोलकाता में, कोलकाता पीपल, मुंबई में किसी ने आज तक मुझे कुछ बोला नहीं। नीचा दिखाने के लिए या बेइज्जत करने के लिए होता है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, वगैरह वगैरह, जो फालतू की बकवास बातें हैं ना, मुंबई में किसी ने भी नहीं किया। मैं शान से बोल सकती हूँ कि मुंबई की लाइफ बहुत अपग्रेडेड है, मुंबई के लोग बहुत अच्छे हैं। ये सब मुझे मुंबई में झेलना नहीं पड़ा। मुंबई का समाज बहुत अच्छा है। जिस समाज में मैं रह रही हूँ, वो समाज बहुत अच्छा है। किसी ने मुझे यहाँ पे तंग नहीं किया। उल्टा यहाँ लोकल जिनसे मेरी बातचीत हुई है, मेरे एक अंकल आंटी हैं, उन लोगों ने बोला बहुत सारे लोग हैं, लता मंगेशकर ने शादी नहीं किया, अच्छी खासी जीना, लंबी जिंदगी जीना, शान से जीना। लता मंगेशकर ने शादी नहीं किया था, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने शादी नहीं किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं किया था। शान से ज़िंदगी जिए उन लोगों ने। किसी को किसी चीज़ की कमी तो हुई नहीं। तो शादी आप किसी से करो और उसके बाद वो इंसान आपके लिए ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, तो इस तरह का इंसान साथ में रख के, या ऐसे इंसान के साथ में खुद रह के ज़िंदगी को तिल तिल ख़त्म करना कोई ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे लोगों से दूरियां बना के अगर आप जिंदा रह सकते हो, खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो, तो जियो। और अगर ऐसा समाज है जो लोग जीने नहीं देते हैं, समाज में भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एक टाइम ऐसा था जब ये रिश्ता पहली बार टूटा था, 2017 में, जब मैं रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए मेरे हस्बैंड के पैर पकड़ के बोल रही थी, मत छोड़ो, मत रिश्ता तोड़ो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी, तुम मेरे बॉडी का एक हिस्सा बन चुके हो। होता है ना, बॉडी, हाथ पैर अगर काट के निकालो तो तकलीफ होती है, बॉडी को दर्द होता है। एग्जैक्टली जैसे तुम उस अगर निकल जाओगे तो मुझे उतना ही दर्द, उतनी ही तकलीफ होगी। ये बात मैंने उसके घर में उसको बोला था। ये बात किसी ने, कोई और नहीं सुना था। लेकिन देखिए, जब हम कुछ बोलते हैं ना, वो बात ना यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। वहां पे तो सिर्फ मेरे हस्बैंड ने सुना था कि मैंने उसको रोते हुए बोला, कोई और था ही नहीं। बाद में मैं घर आ गई, मैं रो रही हूँ, घर पे भी पड़े पड़े सिर्फ रोए जा रही हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे तकलीफ में देख रहे हैं। पापा थोड़ा गुस्सा होकर मुझे ये बोले, जो बात मैंने मेरे हस्बैंड के घर में उसको बोला था, उसका जवाब मेरे घर में मेरे पापा दे रहे हैं। बॉडी के किसी पार्ट में अगर कैंसर हो जाता है ना, तो उस कैंसर वाले पार्ट को काट के, ऑपरेशन करके काट के निकाला जाता है ताकि जिंदगी बचे। समझी लड़की? ये मेरे पापा ने मुझे समझाया था। मैं तब सोच रही हूँ, मैंने तो ये बात हस्बैंड को बोला था, मेरी बॉडी का एक पार्ट बन चुके हो, तुम काट के निकालो तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे दर्द होगा। इसका जवाब मेरे पापा मेरे घर में दे रहा है, ये क्या बात है? मुझे बहुत अजीब लगा था, बहुत ताज्जुब हुई थी मैं। लेकिन वो बात यूनिवर्स तक पहुंच गई। यूनिवर्स ने क्या किया, ऐसा खेल किया कि यूनिवर्स को लगा कि इस बात का लड़की को जवाब मिलना चाहिए, तो पापा के थ्रू जवाब मुझे दिलाया कि कैंसर हो जाता है ना, कि जिंदगी बचे, मरीज मरे नहीं, पेशेंट जो है कैंसर का वो मरे ना, वो और बचे, इसके लिए कैंसर वाले पार्ट को काट के निकाला जाता है। तो वो तुम्हारे बॉडी का कैंसर वाला पार्ट था, ये सोचो। उसके बाद क्या हुआ, उसी साल मेरे एक मासा जी, मेरी मासी के एक हस्बैंड, मतलब मेरी एक मासी है जिनके हस्बैंड उसी साल उनकी डेथ हो गई थी। और वो हस्बैंड, जो मासी के हस्बैंड थे ना, बहुत अच्छे थे। मेरे मासी को पलकों पर बिठा के जिंदगी भर रखे थे, इतना प्यार करते थे। वो मासा
कि जब डेथ हो गई तब मासी को जब मैं देख रही हूँ तो जी रहे हैं, अच्छी खासी मेरी मासी जी रही है। तब मैं उठ के खड़ी हुई। जब इतना प्यार करने वाला पति मरने के बाद मासी जी सकती है, ये दगाबाज, धोखेबाज, चीटर के लिए मैं क्यों रोऊं, क्यों तड़पूं, क्यों खुद को खत्म करूं? तब ये हिम्मत खुद से मैं जुटाई और उठ के खड़ी हुई। ये 2017 की बात है। बहुत अंदर से मैं कमजोर थी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट मैं तभी भी थी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि मैं किसी का टेंट्रम झेल के लूं, किसी का टॉर्चर झेल के लूं, कोई ह्यूमिलिएट करे मुझे और मैं झेल के लूं। लेकिन अंदर से मैं बहुत इमोशनली मैं बहुत वीक थी। आज नहीं हूं। आज मैं किसी से कितना भी प्यार करूं, लेकिन अगर सामने वाला मेरे लिए ऑक्सीजन नहीं बन सकता, मुझे जीने नहीं दे रहा है, तो आउट, मैं सीधा छोड़ देती हूँ उसको। वो स्ट्रांग मैं आज बन चुकी हूँ। एनीवेज, बहुत बात हो गई आज भी। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।